हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 10 फरवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाता है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड करके वहां से फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाके डेली का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली पीडीएफ में सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं होते हैं, उसके अलावा आसपास से जुड़ी हुई जितने भी न्यूज होती हैं वो सब, और साथ में स्टैटिक जीके का भी काफी डेटा होता है। तो पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूला करिए। शुरू करने से पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसको डेवलप किया गया है महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक कौन है? ये एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है। मतलब हिंदी में बोले तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इतना ही नहीं, ये यहाँ के पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं। ये पाकिस्तान में वित्त मंत्री के रूप में भी सर्व कर चुके हैं। 13वें वित्त मंत्री है पाकिस्तान के रहे हैं। तो नाम है महबूब उल हक। आपने तो करंट अफेयर में कई बार सुना ही होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिक्र किया जाता है। तो ये उसी की बात हो रही है। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने देश में गतिशीलता के विकास में तेजी लाने के लिए पूरे देश का पहला मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर लॉन्च किया है? अब सवाल ये उठता है कि मोबिलिटी क्लस्टर टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी इन कंट्री है क्या? मतलब ये जो इतना वर्ड बड़ा वर्ड लिखा हुआ है पूरा स्टेटमेंट की तरह, ये है क्या? और यहाँ पर आप देख भी सकते हो लिखा हुआ है मोबिलिटी नेक्स्ट। तो देखिए है क्या, ये तेलंगाना सरकार है और इसको हैदराबाद से लॉन्च किया गया है। और तेलंगाना सरकार एक ऐसा परिसर बना रही है, या आप बोल सकते हो ऐसा प्रेमाइसेस बना रही है, जहां पर पूरे दुनिया भर के प्राइवेट सेक्टर्स को इनवाइट किया जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि इस क्लस्टर के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कितना? 50,000 CR, जो कि अपने आप में काफी बड़ा अमाउंट है। और कंट्री के जीडीपी पर भी सीधा सीधा इसका फर्क देखने को मिलेगा। और ये अगले 5 सालों के अंदर 4 लाख रोजगार के संसाधन पैदा करेगा। मतलब 4 लाख लोगों को इस क्लस्टर की वजह से जॉब मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी स्थापना तेलंगाना के अंदर कलाम सेंटर में करी जाएगी। इसके तहत जो भी ट्रेनिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये इसी वर्ष शुरू कर दिए जाएंगे अगले महीने से। तेलंगाना में इस टाइम पे चंद्रशेखर राव की सरकार है। यहाँ पे गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल पूछा जाता है जिसका नाम है बाथुकम्मा त्योहार। क्या बोलते हैं? बाथुकम्मा फेस्टिवल। तो ये जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है ये तेलंगाना में हर साल मनाया जाता है। बेसिकली ये त्योहार महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और महिलाएं डिशेस बनाकर, व्यंजन बनाकर देवी और देवताओं को भोग लगाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में युवा संगम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? और ये भारत भर में युवाओं को सशक्त करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये है एजुकेशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मंत्रालय इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान के पास है। तो इन्हीं के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये पोर्टल क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करेगा, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। मतलब ये पोर्टल आपको ये बताएगा कि भारत सरकार के द्वारा कहाँ-कहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा युवा वर्ग जो कि टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तो पर्यटन की भी जानकारी देगा, ठीक है? और साथ में जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज़ हैं, उनको आपस में कनेक्ट होने का भी चांस देगा। तो अल्टीमेटली ये बेसिकली युवाओं को देखते हुए लॉन्च किया गया है, ताकि जो युवा है, वो गतिशील बने, तो देश भी गतिशील बनेगा। और इसको स्पेशल पर्पस से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ही लॉन्च किया गया है। इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें 1000 युवाओं को मौका दिया जाएगा। करीब-करीब ये चांस है। अभी हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव जो है, इसका 23वां संस्करण महाराष्ट्र के कौन से शहर में शुरू हुआ है? तो काला घोड़ा कला महोत्सव जो है, इसका 23वां संस्करण इस बार मनाया जा रहा है और ये मुंबई में शुरू हुआ। और इस बार ये शुरू हुआ 4 फरवरी को, 4th ऑफ फ़ेब को। ये कब तक चलेगा? ये परसों तक चलेगा, 12 फरवरी को इसका समापन होगा। हमेशा जो काला घोड़ा कला महोत्सव है, इसकी शुरुआत फरवरी के पहले सैटरडे को होती है। कब होती है? फरवरी के पहले शनिवार को।
और इसको जो मनाया जाता है, ये 9 दिन का त्योहार होता है। ये मनाया जाता है काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा। पहली बार इसका जो महोत्सव मनाया गया था, ये 1999 में मनाया गया था। इसका मेन उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ जो कल्चर है, आर्ट्स है और फ़ोक डांसेस हैं, उन सभी का प्रमोशन, थिएटर का प्रमोशन, लिटरेचर का प्रमोशन, स्ट्रीट आर्ट का हो गया, अर्बन डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब कई तरीके के टोटल अगर मिला दिया जाए, 14 तरीके के काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जो हैं, अभी हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन, इसको भारत सरकार ने बढ़ाकर 2024 तक चलाने की मंजूरी दे दी है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था पहली बार 25 जून 2015 को। कब? 2015 को। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार का मेन लक्ष्य ये है कि 1.12 करोड़ घर बनाकर लोगों को दिए जाएंगे। मतलब 1.12 करोड़ घर इस योजना के अंतर्गत जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उनको दिए जाएंगे। कब तक? तो ये टारगेट 2022 तक लेकर चला जा रहा था, लेकिन इसमें अभी काम थोड़ा सा पेंडिंग है। फिलहाल तो यहाँ पर बात हुई थी 1.12 की, ठीक है? लेकिन फिर इसको सैंक्शन करके 123 लाख कर दिया गया कि 123 लाख घर बनाए जाएंगे। और सवाल ये है कि अभी तक कितने बने हैं? तो अभी तक इसमें करीब-करीब 68 लाख घर बन के तैयार हैं। तो आप देख सकते हो करीब अभी दुगना काम बाकी है। तो इसको देखते हुए अब तो ये पता है 2022 तो बीत ही गया। 2022 तक इतने घर बनाने थे, लेकिन बने आधे हैं। तो इसके लिए अगले 2 साल तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। अब सरकार लक्ष्य लेकर चल रही है कि अगले 2 साल में बाकी के बचे हुए घर भी बनाकर दे देगी सरकार ऐसे लोगों को। अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा अभी हाल ही में कौन से आईआईटी के साथ एक पैक्ट साइन किया गया है? और ये पैक्ट 3 क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है। ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए जिसको एआर बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी के लिए जिसको वीआर बोलते हैं और मिक्स्ड रियलिटी के लिए जिसको एमआर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये तीनों अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है? और इन तीनों टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है। अब यहाँ पर समझिए ऑगमेंटेड रियलिटी होती क्या है टेक्नोलॉजी? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रियल वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करती है। अब आप कहोगे ऐसी कौन-सी टेक्नोलॉजी है? देखिए, जितनी भी आज की डेट में आप सेंसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, जहाँ पर सेंसर्स का यूज़ कर रहे हो, वो सब ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी में आ जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखते हो, आप गाड़ी को रिवर्स पार्क करते हो, तो गाड़ी के अंदर कैमरा होता है ना, वो कैमरा पहले ही सेंस करके बताने लगता है कि वॉल कितनी दूरी पर है, अब इतने मीटर दूरी पर है, अब इतने मीटर पर है और जैसे ही बिल्कुल पास आ जाता है, तो वो बीप का साउंड और तेज हो जाता है। तो ये क्या है? ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इतना ही नहीं, जैसे अभी कोविड पैंडेमिक में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था कि कोई भी आपके 2 मीटर की रेडियस में आएगा, तो आपका मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करने लगेगा। ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी थी। अब वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी ये है, इसका बेसिकली वीडियो गेम्स में यूज़ किया जाता है और सिनेमैटिक इफ़ेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, वीडियो गेम्स में कई सारे ऐसे वीआर चश्मे आते हैं, जिनको आप आँखों पर लगा लेते हो, तो आपको लगता है आप दूसरे ही वर्ल्ड में चले गए हो। ठीक है ना? तो दीज़ आर नोन एज़ वर्चुअल रियलिटी। अब मिक्स्ड रियलिटी क्या होती है? मिक्स्ड रियलिटी ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी दोनों का मिला-जुला संगम है। एक तरीके से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है इस क्षेत्र की। तो आईआईटी मद्रास साथ देंगे इसरो का। इससे इसरो के जो प्रोजेक्ट्स हैं आने वाले, उसमें और ज़्यादा बेहतरी हो पाएगी। इस साल आईआईटी मद्रास भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है और पिछले साल आईआईटी बॉम्बे था। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है। इसकी स्थापना विक्रम जी साराभाई के द्वारा करी गई थी। और इस टाइम पर इसरो के चीफ कौन है? ये हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। इसरो का पहला सैटेलाइट कौन सा था? ये था आर्यभट्ट। इसको इसरो ने 1975 में लॉन्च किया गया। इस साल इसरो का एक प्रोजेक्ट अवेटेड है। जून से जुलाई के महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम है आदित्य एल1। क्या नाम है? आदित्य एल1। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने भारत के पहले हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन हैवी ट्रक के लिए लॉन्च करी है? जितने भी हैवी ड्यूटी ट्रक हैं जो कि
बड़े कार्गो ले जाते हैं या बहुत ज्यादा भारी सामान ले जाते हैं, इनके लिए हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है। तो ये है रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। मतलब आप बोल सकते हो ये जो ट्रक है रिलायंस के, हैवी ड्यूटी ट्रक, ये हाइड्रोजन से चलेंगे। इनके लिए पेट्रोल या डीजल या फिर बैटरी ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से ही चलेंगे। और अभी कुछ टाइम पहले दुनिया का एक कौन सा देश है जिसने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई थी? तो ये है जर्मनी। जर्मनी ने एक ही बार में टोटल 14 ट्रेनें ऐसी लॉन्च करी थी। रिलायंस की स्थापना 1973 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और रिलायंस के जो इस टाइम पे चेयरपर्सन है मुकेश अंबानी है। अभी कुछ टाइम पहले रिलायंस जियो के चेयरपर्सन आकाश अंबानी बनाए गए थे। कौन? आकाश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मंत्री हैं जिनका नाम है नसरुल हामिद। अभी इन्होंने मीडिया में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देकर ये चीज वेरीफाई करी है कि अब बांग्लादेश मार्च के पहले सप्ताह से गोद्दा पावर प्लांट से बिजली लेना स्टार्ट कर देगा। तो गोद्दा पावर प्लांट जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। और ये जो पावर प्लांट है ये किसका है? ये अडानी ग्रुप का पावर प्लांट है। ठीक है। तो ये डील पिछले साल ही हो गई थी। अब बांग्लादेश ऑफिशियल्स ने इसे फाइनली लॉक कर दिया है कि इस बार मार्च के पहले सप्ताह से बिजली देना शुरू कर देंगे। और ये जो अडानी ग्रुप का जो ये फर्स्ट यूनिट है गोद्दा पावर प्लांट का, ये 750 मेगावाट बिजली देगा बांग्लादेश को। और इनकी दूसरी यूनिट भी यहीं पर है, वो अपना काम अप्रैल से शुरू करेगी। ठीक है। और 750 मेगावाट वो भी देंगे। तो टोटल इनको जो बिजली दी जा रही है ये 1500 मेगावाट दी जाएगी बिजली। पहली यूनिट से 750 मेगावाट, दूसरी प्लांट यूनिट से 750। झारखंड में इस टाइम पे सरकार है हेमंत सोरेन की। क्या बता सकते हो झारखंड में गवर्नर कौन है? ये है रमेश बाइस। कौन है? रमेश बाइस। कभी कभी पूछ दिया जाता है झारखंड की मूल ट्राइब कौन सी है? तो ध्यान रखना यहाँ की सबसे मूल ट्राइब है मुंडा जनजाति। क्या बोलते हैं? मुंडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, एनएसडी जिसको बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनके द्वारा कौन सा संस्करण भारत रंग महोत्सव का 14 फरवरी से शुरू किया जाएगा जो कि 26 फरवरी तक चलेगा? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा इस बार इसका 22वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा? 22वां संस्करण, 22nd एडिशन। ये एनएसडी कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। और ये वही एनएसडी है जहां से आज की डेट में जो आप बड़े बड़े थिएटर एक्टर देखते हो ना, ये सब यहीं से पढ़ के निकले हुए हैं। यहीं से इन्होंने एक्टिंग की शिक्षा ली है। जैसे कि अनुपम खेर हो गए, और मनोज बाजपेयी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए। ये सब आज की डेट में जो बड़े बड़े नाम हैं और जिनकी एक्टिंग देख कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सब एनएसडी की ही देन है। ठीक है। और परेश रावल भी एनएसडी से ही पढ़े हुए हैं। ये सब जितने भी पुराने थिएटर आर्टिस्ट हैं। तो ये जो भारत रंग महोत्सव है, इसकी स्थापना करीब 20 साल पहले करी गई थी। और पूरे एशिया भर में ये एक तरीके से सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है। तो हर साल ये जो त्योहार मनाया जाता है, ये जो महोत्सव मनाया जाता है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि देश के कोने कोने तक ही नहीं, एशिया के कोने कोने तक भारतीय कला को पहुंचाना, भारतीय थिएटर को पहुंचाना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सी रिटेल कंपनी है जो कि भारत की पहली रिटेल कंपनी बन गई है जिसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है जिसको डिजिटल रुपी के नाम से जाना जाता है? मैंने आपको 3 दिन पहले भी करीब बताया था जब मैं बैंकों की बात कर रहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गए, ऐसे मिलाकर टोटल 8 बैंकों को भारत सरकार ने चुना है जो कि डिजिटल रुपी को चलाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं अभी। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब टेस्ट करके देख रहे हैं कि ये चीज कितनी इफेक्टिव होगी। तो अब अभी तक तो बात हो रही थी बैंकों की, अब बात हो रही है कि पहली रिटेल कंपनी कौन सी है जिसने इसको पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पर टेस्ट किया है? तो ये है रिलायंस, रिलायंस रिटेल। और रिलायंस रिटेल ने मुंबई में स्थित इनका एक रिटेल स्टोर है जहां पर इस पायलट प्रोजेक्ट को रन करा कर देखा है। रिलायंस रिटेल की स्थापना 2006 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई है। और इसके इस टाइम पे सीईओ या चेयरपर्सन है अखिलेश प्रसाद। क्या नाम है? अखिलेश प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में रेपो रेट बढ़ा दिया गया है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। इसको कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया है? 0.25% की बढ़ोतरी हो गई है।
और ये जान के बड़ी हैरानी वाली बात है कि पिछले साल मई 2022 से लेकर अभी तक आपको पता है कितने बार रेपो रेट बढ़ चुका है? ये छठवीं बार है जब रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है। इसका सीधा असर लोन लेने वालों पर पड़ रहा है। जिनके ऊपर जो भी लोन चल रहा है, उनको लोन्स काफी महंगा पड़ता चला जा रहा है। इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में करी गई थी, 1934 एक्ट के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे शक्तिकांत दास, और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी हाल ही में मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के अंतर्गत जब इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा था, उसमें मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस बार सम्मानित किए गए हैं कौन? ये है डॉक्टर पैगी मोहन। और ये डॉक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टरेट है इनके पास, लेकिन ये ऑथर है। ठीक है, ऑथर है। तो डॉक्टर पैगी मोहन, इनकी एक किताब है जिसका नाम है वंडरर्स किंग्स एंड मर्चेंट, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। इस प्राइज के साथ इनको 2 लाख रुपए की धनराशि भी दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लगातार तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीत ली है? कौन सी ये इंडियन रेजिमेंट है जिसने तीसरी बार लगातार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है? तो ये है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो कि भारत और तिब्बत की लगती हुई सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। और आप एसएससी के थ्रू भी इसमें जाते हो, ठीक है ना? एसएससी में जो आपका सीपीओ का एग्जाम होता है ना, जहां पर आपको एसआई रैंक मिलती है, तो उसमें से एक पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी है, जहां पर आपका सिलेक्शन होता है। और इस बार 12वां संस्करण आयोजित किया गया है इसका। आईटीबीपी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1962 में करी गई थी, 1962। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे, ये हैं अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। इन्होंने किसको हराया फाइनल में? आईटीबीपी ने लद्दाख स्काउट को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफर इंटरनेट डे कौन सा दिन अभी हाल ही में मनाया गया? यह दिवस 7 फरवरी को मनाया गया, 7th ऑफ फेब को। ठीक है, और यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में अवेयरनेस रहे कि आप इंटरनेट यूज तो करें, लेकिन सेफली यूज करें। ठीक है ना? इंटरनेट आज की डेट में हर कोई यूज कर रहा है, लेकिन आपको उसके मेरिट और डीमेरिट पता होने चाहिए। तो आप इंटरनेट यूज करें तो जैसे कि अपने पासवर्ड हो गए, क्रेडेंशियल्स हो गए, उन सबको काफी सिक्योर वे में यूज करें। जैसे कि आप बैंकिंग फैसिलिटी यूज कर रहे हो, तो आप हमेशा वर्चुअल कीबोर्ड का यूज करें। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो इनमें से कौन सा युद्ध है जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। टीयर 1 का तो रिजल्ट आ गया है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं अब जम के, क्योंकि मात्र 20 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और इन 20 दिनों की तैयारी सिर्फ क्वेश्चन बेसिस पर हो सकती है। तो आपके पास मौका है। मैंने एडमिशन इसीलिए बंद नहीं किया है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट इसका लाभ उठाना चाहें उठा सकते हैं। 1500 से ज्यादा एमसीक्यू का बैच चल रहा है, जिसको मैं आपके मेंस के एग्जाम से पहले पूरा कवर करा दूंगा। और फी इसकी नॉमिनल है। आप इसके लिए आज ही एनरोल कर सकते हो एग्जाम इंजन पे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक इसमें 300 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ 1500 में से। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी। जो मैं क्लास ले चुका हूँ वो क्लास भी आप ऑलरेडी देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आगे की क्लास ही देख पाएंगे। तो इस टाइम पर सोचिए नहीं, मौके पर चौका मारिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इस साल जितनी वैकेंसीज हैं, एक वैकेंसी अपने लिए लेकर निकल जाइए। अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वनडे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का हो, तो आपके पास हिस्ट्री का रिकॉर्डेड बैच का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप इसे भी ले सकते हो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। हाल ही में इसको लॉन्च किया है, जिसमें मैंने एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न कंप्लीट हिस्ट्री कवर करी हुई पीडीएफ के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात हो।